कुछ साम्राज्य बनते हैं पत्थर और ईंटों से, वो दीवारें और किले बनाते हैं। पर कुछ साम्राज्य ऐसे भी होते हैं जो विचारों से बनते हैं, जो ज्ञान और संस्कृति की एक ऐसी नींव रखते हैं जो हमेशा कायम रहती है। आज हम एक ऐसे ही साम्राज्य की कहानी में चलेंगे, गुप्त साम्राज्य। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। और यही यही आज के हमारे विश्लेषण का सार है। गुप्त साम्राज्य की कहानी सिर्फ जमीन जीतने की नहीं, बल्कि दिल और दिमाग जीतने की कहानी है। ये बौद्धिक और सांस्कृतिक दबदबे की कहानी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमारा आज का सफ़र कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि भाई ये स्वर्ण युग या गोल्डन एज होता क्या है। फिर हम मिलेंगे गुप्त वंश के उन महान शासकों से जिन्होंने इसकी नींव रखी। हम ये भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने तलवार से ज्यादा ज्ञान को अपनी ताकत बनाया, नालंदा जैसे अद्भुत शिक्षा के केंद्र बनाए। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि इतने महान साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे उस विरासत की जो आज भी हमारे साथ जिंदा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम अक्सर इतिहास में स्वर्ण युग या गोल्डन एज जैसे शब्द सुनते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? देखिए, स्वर्ण युग इतिहास का वो दौर होता है जब कोई भी समाज शांति, समृद्धि, कला और विज्ञान मतलब हर लिहाज से अपने शिखर पर होता है। और गुप्त काल, जो मोटे तौर पर 320 से 550 ईस्वी तक चला, भारत के इतिहास में ठीक वही दौर था। ये एक ऐसा मजबूत आधार था जिस पर आने वाले समय की असाधारण उपलब्धियों की इमारत खड़ी हुई। तो सवाल ये उठता है कि इस सुनहरे दौर को मुमकिन किसने बनाया? कौन थे वो लोग? असल में ये उन शासकों और उनके बनाए गए एक बेहतरीन प्रशासनिक सिस्टम का कमाल था जिसने पूरे साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी। इस टाइमलाइन में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये किसी एक हीरो की कहानी नहीं है, ये एक पूरी टीम की कहानी है। श्रीगुप्त ने बीज बोया, चंद्रगुप्त प्रथम ने उसे एक साम्राज्य की शक्ल दी, समुद्रगुप्त ने अपनी जीत से उसे और फैलाया, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में तो ये अपनी बुलंदी पर पहुंच गया। फिर कुमारगुप्त ने नालंदा जैसा ज्ञान का मंदिर बनाया और स्कंदगुप्त ने बाहरी हमलों से इसकी रक्षा की। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने की एक मिसाल है। और देखिए, ये सब सिर्फ महान राजाओं की वजह से नहीं हुआ। उनके पास एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। साम्राज्य को प्रांतों में, जिन्हें भुक्ति कहते थे, और जिलों में, जिन्हें विषय कहा जाता था, बांटा गया था। अब इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि शासन चलाना आसान हो गया और लोकल लेवल पर भी विकास पहुंचा। और इसी स्थिरता ने, इसी शांति के माहौल ने वैज्ञानिकों, कलाकारों, लेखकों को वो आज़ादी दी कि वो बिना किसी डर के कुछ नया सोच सकें, कुछ नया बना सकें। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो गुप्त साम्राज्य को सच में असाधारण बनाता है। वो है विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनकी अविश्वसनीय प्रगति। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा नंबर जिसके बिना आज की टेक्नोलॉजी, हमारे कंप्यूटर्स, हमारी स्पेस यात्रा, कुछ भी संभव नहीं होता। 0, 0, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक क्रांतिकारी आइडिया है। एक ऐसी खोज जिसने गणित और विज्ञान को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। इस बात की गहराई को समझिए। हमारे फोन का बाइनरी कोड हो, इंटरनेट का पूरा ढांचा हो, या कोई भी डिजिटल काम, सब कुछ 1 और 0 पर ही तो चलता है। और ये 0, ये क्रांतिकारी विचार दुनिया को गुप्त काल के भारत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा था। और कहानी सिर्फ 0 पर खत्म नहीं होती। अरे, ये तो बस शुरुआत थी। उसी दौर में डेसिमल सिस्टम बना। महान आर्यभट्ट ने पाई यानी पाई की लगभग सटीक वैल्यू निकाल दी। एस्ट्रोनॉमी में ये बताया गया कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है। और तो और मेडिसिन और मेटलर्जी में भी कमाल की तरक्की हुई। ये कोई 1-2 खोजें नहीं थी, ये सचमुच में ज्ञान का एक विस्फोट था। विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कला और शिक्षा की दुनिया में। क्योंकि गुप्त काल सिर्फ लैब में ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों और कला के मंचों पर भी जगमगा रहा था। ये तुलना अपने आप में सब कुछ कह देती है ना? जैसे आज दुनिया के बेस्ट दिमाग हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जाना चाहते हैं, वैसे ही उस जमाने में जिसे भी ज्ञान की प्यास होती थी, वो नालंदा का रुख करता था। ये ज्ञान का एक ग्लोबल सेंटर था। और ऐसा नहीं था कि नालंदा अकेला था। तक्षशिला तो उससे भी पुराना और एक बहुत बड़ा नाम था। लेकिन नालंदा, जिसे कुमारगुप्त ने बनवाया, वो एक विशाल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। मतलब छात्र और शिक्षक वहीं रहते थे, पढ़ते थे, बहस करते थे।
इससे पता चलता है कि उस दौर में शिक्षा को, ज्ञान को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती थी। और ये क्रिएटिविटी हर तरफ दिख रही थी। एक तरफ कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं लिख रहे थे, तो दूसरी तरफ अजंता की गुफाओं में हैरान कर देने वाली पेंटिंग्स बन रही थी। सारनाथ में बुद्ध की वो शांत मूर्ति और दशावतार मंदिर का अद्भुत आर्किटेक्चर, ये सब उसी दौर की कलात्मक बुलंदी की गवाही देते हैं। लेकिन इतिहास हमें एक बात हमेशा सिखाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर सुबह के बाद शाम होती है, हर महान साम्राज्य का अंत भी होता है, और गुप्त साम्राज्य भी इससे अलग नहीं था। इसका पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ, कई चीजें एक साथ हुईं। बाद के जो शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे। बाहर से हुणों के हमले लगातार बढ़ रहे थे, जिससे सेना पर जबरदस्त दबाव था, और इन लड़ाइयों की वजह से धीरे धीरे खजाना भी खाली होने लगा। तो लगभग 550 ईस्वी आते आते ये सुनहरा दौर खत्म हो गया। तो क्या साम्राज्य के गिरने के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर गुप्त साम्राज्य की असली विरासत सामने आती है। बस यही पॉइंट सबसे जरूरी है। इमारतें टूट सकती हैं, सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन विचार, आइडियाज वो अमर होते हैं। शून्य का आइडिया, दशमलव का आइडिया, कालिदास की कविता, ये सब आज भी हमारे साथ हैं, हमारी दुनिया का हिस्सा हैं। तो आखिर में गुप्त साम्राज्य हमें ये याद दिलाता है कि भारत की असली ताकत हमेशा से उसकी तलवारों में नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, उसकी खोज और उसकी एकता में रही है। ये सिर्फ हमारे इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये भारत का पूरी मानवता को दिया गया एक तोहफा है, जो आज भी हमारी दुनिया को रोशन कर रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर विचार सच में साम्राज्यों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो आज हम और आप, हम सब मिलकर ऐसी कौन सी विरासत बना रहे हैं? हम आने वाली दुनिया को कौन से विचार देकर जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।